दोस्तों, इंसान अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठा जाता है कि जब हम उन कदम उठाने की हरकतों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारा भी दिल दहल जाता है और हमें ऐसा लगता है कि इंसानियत क्यों शर्मसार हो रही है, क्यों इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, लेकिन कहानी हम शुरू करें और जानें कि आज की कहानी आखिर है क्या, उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और कारण सिर्फ इतना है कि मैं बहुत व्यस्त चल रही हूं और इसी करके जो वीडियोज़ हैं वो भी रेगुलर हो रहे हैं। पर अब से मेरी कोशिश ये है कि आप तक वीडियो रेगुलर रहें। बाकी अगर मुझे समय का अभाव रहा तो हो सकता है कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन ये कुछ हफ्ते 10 दिन का ही खेल है और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी और आपके हर एक कमेंट का जवाब सिलसिलेवार ही दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमेंट करना छोड़ देंगे। आप कमेंट करते रहिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो चले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक जुड़े भी रहिएगा और इसके साथ ही कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके ओपिनियंस बहुत वैल्यू करते हैं। तो चले दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और कहानी पर चलते हैं। वह सर्दी का महीना था तथा उस समय आसपास काफ़ी कोहरा छाया हुआ था। कोहरा इतना घना था कि 50 मीटर की दूरी के बाद भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस समय सुबह के 8 बजे थे। थाना झबरेड़ा हरिद्वार के एसएचओ अंकुर शर्मा उस वक्त नहा रहे थे। तभी उन्हें अपने बाथरूम के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही जल्दी जल्दी नहाकर वो बोले, कौन है? तभी बाहर से उनके थाने के सिपाही मुकेश ने बताया, सर, गांव भिस्तीपुर के प्रधान जोगेंद्र का अभी फ़ोन आया था। वह बता रहा था कि गांव भिस्तीपुर अकबरपुर झोझा की सड़क के नाले में एक लड़के की लाश पड़ी है। लाश के गले में खून के निशान उभरे हुए हैं। ठीक है मुकेश, मैं जल्दी तैयार होकर आता हूँ, शर्मा जी बोले। इसके बाद अंकुर शर्मा जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। सुबह होने के कारण उस वक्त थानेदार भी थाने में नहीं आए थे। मामला चूंकि हत्या का था और इसीलिए एसएचओ ने देर करना उचित नहीं समझा। इसके बाद उन्होंने इस हत्या की सूचना फ़ोन द्वारा हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, एसपी स्वप्न किशोर सिंह तथा सीओ बेंगलोर विवेक कुमार को दे दी। फिर वह अपने साथ सिपाही मुकेश व रणबीर को लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल थाने से महज 7 किलोमीटर था और इसलिए उन्हें वहां पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट ही लगे। घटनास्थल पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी और वहां पर नाले में एक लड़के का शव पड़ा हुआ था। मृतक की उम्र 15 साल के आसपास थी। पुलिस को देखकर वहां खड़ी भीड़ भी तितर बितर होने लगी और वहां खड़े लोगों ने एसएचओ ने शव के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। यह घटना 9 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के थाना झबरेड़ा क्षेत्र में घटी थी। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बताया था कि यह शव आज सुबह ही लोगों ने देखा है। ऐसा लग रहा था कि हत्यारों ने इसकी हत्या कहीं और की होगी तथा हत्या करने के बाद शव को यहाँ फेंक दिया होगा। इसके बाद एसएचओ अंकुर शर्मा ने मौजूद लोगों से बच्चे की शिनाख्त करने को कहा, मगर बच्चे की पहचान कोई भी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने शव की जामा तलाशी ली तो लड़के की शर्ट की जेब में पुलिस को एक लेटर तथा विजिटिंग कार्ड मिला। उस टेलर की दुकान हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र में थी। पुलिस ने उस टेलर के पास जाकर संपर्क किया। लड़के की लाश के फोटो देखने के बाद टेलर ने भी इस बालक के शव को पहचानने में अपनी अनभिज्ञता जताई। उधर मौके पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, एसओजी प्रभारी रविंद्र शाह तथा पुलिस के पीआरओ विपिन चंद पाठक भी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए। लोगों से जानकारी मिलने के बाद एसएसपी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मृतक का कोई न कोई लिंक सिडकुल क्षेत्र से जरूर है। इसके बाद उन्होंने एसएचओ को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसपी स्वप्न किशोर सिंह की अध्यक्षता और सीओ विवेक कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में एसएचओ अंकुर शर्मा और एसओजी के इंस्पेक्टर को शामिल किया। उन्होंने टीम को सिडकुल क्षेत्र में जाकर बच्चे की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए।
श्री डोभाल का निर्देश पाकर पुलिस टीम सिडकुल पहुंच गई थी। यहाँ पर पुलिस टीम ने बच्चे की फ़ोटो कुछ दुकानदारों को दिखाई। पुलिस की कई घंटों की मशक्क़त के बाद एक दुकानदार ने पुलिस को बताया कि यह फ़ोटो 15 वर्षीय नरेंद्र उर्फ राजा की है, जो यहाँ अपनी दृष्टिहीन माँ ममता के साथ रहता था। इसके बाद पुलिस टीम जब ममता के मकान पर पहुंची तो वहाँ परचून की दुकान चलाने वाला हेमराज मिला। जब पुलिस ने हेमराज से ममता और उसके बेटे राजा के बारे में पूछताछ की तो हेमराज ने पुलिस को बताया, सर, यह मकान मैंने ममता से पिछले महीने 20,70,000 रुपये में खरीदा था। 3 दिन पहले ही ममता ने मकान खाली करके मुझे कब्जा दिया है और कब्जा देते समय पुलिस लाइन में तैनात एएसआई सुन्ना यादव और शहजाद नामक युवक भी ममता के साथ थे। मुझे कब्जा देकर ममता व राजा छुन्ना यादव की न्यू ऑल्टो कार में बैठकर चले गए थे। पुलिस को जब यह जानकारी हुई तो सीओ विवेक कुमार और एसओजी प्रभारी रविंद्र शाह तुरंत ही पुलिस लाइन पहुंचे और वहां से पूछताछ करने के लिए छुन्ना सिंह यादव को भी अपने साथ लेकर थाना झबरेड़ा आ गए। थाने में एसपी स्वप्न किशोर सिंह व सीओ विवेक कुमार ने एक एएसआई छुन्ना सिंह से ममता व राजा के बारे में पूछताछ की तो वह पुलिस अधिकारियों को काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें बताता रहा। छुन्ना यादव कहता रहा कि ममता मेरी परिचित तो थी, मगर मुझे नहीं मालूम है कि वह कहाँ गई है। इसके बाद जब एसपी स्वप्न किशोर ने सख्ती से छुन्ना सिंह से उसकी नई ऑल्टो कार के बारे में पूछा तो वह कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका। तभी एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने मुन्ना सिंह से कहा, देखो छुन्ना, तुम्हें पता है कि पुलिस के सामने मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं, इसलिए या तो हमें सीधे सीधे राजा की मौत की सच्चाई बता दो और नहीं तो हम तुम्हारे साथ वो सब कुछ करेंगे जो पुलिस अपराधियों के साथ करती है। एसपी साहब की इन बातों का छुन्ना यादव के ऊपर जादू की तरह असर हुआ और वह पुलिस को राजा की हत्या की सच्चाई बताने को तैयार हो गया। फिर छुन्ना यादव ने पुलिस को राजा की हत्या की जो कहानी बताई उसे सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। एएसआई छुन्ना यादव ने बताया था कि वह 9 फरवरी 2024 को अपनी नई ऑल्टो कार में राजा और उसकी नेत्रहीन मां ममता को बैठाकर मंगलौर हाईवे की ओर लाया था। इसी बीच में मैं और मेरे दोस्त शहजाद और विनोद ममता का सिडकुल वाला मकान हेमराज को 20,70,000 रुपये में बिकवा चुके थे। ममता की रकम को हड़पने के लिए हम तीनों ने माँ बेटे की हत्या की योजना बनाई। योजना के मुताबिक हम तीनों जब माँ बेटे को कार में बैठाकर ले जा रहे थे तो चलती कार में हम तीनों ने शहजाद के गमछे से पहले ममता का गला घोंटकर उसे मार डाला था और फिर इसके बाद हमने नरेंद्र उर्फ राजा का गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी थी। गला घोंटते वक्त माँ बेटा चलती कार में चीखते चिल्लाते रहे। दोनों की हत्या करने के बाद हमने पहले थाना मंगलौर के अंतर्गत लिब्बर हेड़ी नहर पटरी की झाड़ियों में ममता के शव को फेंक दिया था और इसके बाद 15 वर्षीय राजा की लाश गांव भिस्तीपुर रोड के नाले में फेंक दी थी। दोनों माँ बेटे के शवों को ठिकाने लगाकर तीनों लोग आराम से वापस अपने अपने घर चले गए। एएसआई छुन्ना यादव के इस अपराध में जहां एक ओर पुलिस की छवि धूमिल हुई तो दूसरी ओर छुन्ना जैसे वर्दीधारियों ने आम जनता में पुलिस पर विश्वास डगमगाने जैसे हालात पैदा कर दिए। इसके बाद एसपी स्वप्न किशोर ने छुन्ना की इस करतूत की जानकारी एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल को दे दी। श्री डोभाल ने वर्दी को दागदार करने वाले छुन्ना सिंह यादव के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्यवाही करने तथा छुन्ना के निशानदेही पर मंगलौर की लिब्बर हेड़ी नहर पटरी की झाड़ियों से ममता का शव बरामद करने के निर्देश एसएचओ अंकुर शर्मा और एसओजी प्रभारी रविंद्र शाह को दे दिए। दोनों अधिकारी छुन्ना यादव को लेकर लिब्बर हेड़ी नहर पटरी पर पहुंच गए। छुन्ना यादव ने वह जगह पुलिस को दिखाई जहां उसने अपनी ऑल्टो कार से ममता के शव को फेंका था। छुन्ना की निशानदेही पर पुलिस ने ममता के शव को झाड़ियों से बरामद कर लिया। शव बरामद होने के बाद अंकुर शर्मा ने ममता के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए राजकीय जे.एन. सिन्हा स्मारक अस्पताल भेज दिया। ममता का शव बरामद होने के बाद एसओजी प्रभारी रविंद्र शाह अपने साथियों अशोक, रविंद्र खत्री, राहुल,
नितिन व महिपाल के साथ इस दोहरे हत्याकांड के शेष बचे 2 आरोपियों शहजाद और विनोद की गिरफ्तारी हेतु निकल पड़े। हालांकि छुन्ना यादव की गिरफ्तारी की जानकारी शहजाद और विनोद को मिल चुकी थी, तब वह किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने की योजना बना रहे थे और इससे पहले कि वे दोनों फरार होते, एसओजी टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया और इसके बाद एसओजी टीम ने शहजाद निवासी गांव अकबरपुर ओझा तथा विनोद निवासी मोहल्ला सराय ज्वालापुर को हिरासत में ले लिया। पुलिस टीम उन्हें लेकर थाना झबरेड़ा आ गई। वहां पुलिस ने इन तीनों आरोपियों का आमना सामना कराया। फिर तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने ममता और राजा की हत्या करने की बात स्वीकार ली। आरोपियों से पूछताछ के बाद इस दौरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार निकली। छुन्ना यादव उत्तर प्रदेश के शहर औरैया के गांव राठा का रहने वाला भोलेनाथ यादव का बेटा है। इस समय वह हरिद्वार पुलिस लाइन में एएसआई के पद पर तैनात है। साल 1995 में वह उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था। सन 2000 में जब उत्तर प्रदेश ने काटकर उत्तराखंड का पुनर्निर्माण हुआ तो छुन्ना यादव उत्तराखंड पुलिस में चला गया। बाद में उसका प्रमोशन होता गया और वह एएसआई बन गया। वर्ष 2011 से 2014 तक यातायात पुलिस हरिद्वार में तैनात रहा। शहजाद से पिछले 4 सालों से उसकी दोस्ती हो चुकी थी। पिछले साल शहजाद ने छुन्ना यादव को ममता नामक महिला से मिलवाया, जो अपने 15 वर्षीय बेटे राजा के साथ मोहल्ला सूर्यनगर सिडकुल में रहती थी। ममता मूल रूप से कस्बा कांठ जिला मुरादाबाद की रहने वाली थी। वह दृष्टिहीन थी। पिछले साल ममता मुरादाबाद से अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचकर सिडकुल में मकान खरीद कर रहने लगी थी। मुन्ना और शहजाद का अकबर ममता के घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान दोनों को यह पता चल गया था कि किसी दूर के रिश्तेदार तक ममता के पास किसी का भी आना जाना नहीं था। इससे इनके मन में लालच आ गया। इसके बाद छुन्ना यादव ने शहजाद के साथ मिलकर ममता का मकान बिकवाकर वह रकम हड़पने की योजना बनाई। छुन्ना ने ममता को उसका मकान बिकवाकर उसे रुड़की में मकान खरीदवाने का झांसा दिया। क्योंकि ममता उसकी बातों पर विश्वास करती थी, इसलिए उसकी बात वह मान गई। फिर उसने वह शहजाद ने ममता के पड़ोसी किनारा दुकानदार हेमराज को 20,70,000 रुपये में वह मकान बिकवा दिया और अधिकांश रकम दोनों शातिरों ने कब्जे में ले ली। ममता के मकान बेचने से मिली रकम में से छुन्ना ने नई ऑल्टो कार खरीद ली थी। 9 फरवरी 2024 को ममता को मकान खाली करके हेमराज को कब्जा देना था। योजना के मुताबिक 9 फरवरी की सुबह को छुन्ना और शहजाद ऑल्टो कार से उसी समय ममता के घर पहुंचे और उसी समय शहजाद का बेटा भी वहां मिनी ट्रक लेकर आ गया था। उन्होंने ममता के घर का सामान उस मिनी ट्रक में रखकर मकान खाली कर दिया। शहजाद का बेटा वहां से मिनी ट्रक लेकर चला गया। छुन्ना ने ममता को ऑल्टो कार में अगली सीट पर बैठा लिया था और पिछली सीट पर शहजाद और नरेंद्र उर्फ राजा बैठ गया था। कार लेकर वह रोशनाबाद की ओर चल पड़े तो रास्ते में उन्हें विनोद भी मिल गया था। छुन्ना ने कार रोककर उसे भी पीछे बिठा लिया और इसके बाद वो लोग हर की पौड़ी पहुंचे। यहाँ पर ममता और राजा नहाने लगे थे। उसी दौरान उन तीनों ने कार में बैठकर शराब पी। शाम को जब कुछ अंधेरा छाने लगा तो वो लोग रुड़की की ओर चल पड़े। जब कार रुड़की के पुरकाजी की ओर जा रही थी तो अचानक शहजाद ने अपने गमछे का फंदा बना लिया और कार में आगे बैठी ममता के गले में डालकर उसका गला घोंट दिया। राजा ने शोर मचाते हुए विरोध किया तो शहजाद और विनोद ने उसे दबोच लिया। ममता के दम तोड़ने के बाद शहजाद और विनोद ने उसी गमछे से नरेंद्र उर्फ राजा का भी गला घोंट दिया और उसे मार दिया। फिर उन्होंने ममता के शव को लिब्बरहेड़ी गंग नहर पटरी की झाड़ियों में फेंककर भिश्तीपुर की ओर चलते गए। इसके बाद उन्होंने राजा के शव को भिश्तीपुर के एक नाले में फेंक दिया। ममता व राजा के शवों को ठिकाने लगाने के बाद उन्होंने ममता के मकान को बेचने में मिली रकम को आपस में बांट लिया और अपने अपने घरों की ओर लौट गए। तीनों आरोपियों छुन्ना यादव, शहजाद व विनोद से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 302, 201 और 34 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उन्हें विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। वैसे तो ममता के बुरे दिनों की शुरुआत तब हो गई थी जब से वह शहजाद व छुन्ना यादव के संपर्क में आई थी। उस वक्त शहजाद सिडकुल के मोहल्ला सूर्यनगर में ममता के घर के पास ही किराए के कमरे में रहता था। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड छुन्ना यादव ने पुलिस को बताया था कि ममता अपनी रकम हड़पने की शिकायत पुलिस से भी कर सकती थी, इसलिए उसने ममता और उसके बेटे की हत्या की साजिश रची थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ममता और राजा उर्फ नरेंद्र की मौत का कारण गला घोंटने से हुई मौत बताया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने ममता, पत्नी मुनेश व राजा के शवों को सिडकुल निवासी उनके दूर के रिश्तेदार को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। तो दोस्तों, ये थी एक दिल दहला देने वाली कहानी। क्या कहें, या अगर पुलिस वाले ही इस तरह के काम करने लग जाएंगे तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए। तो दोस्तों, कहानी हकीकत है और यही हकीकत है कि ऐसा भी होता है। हर पुलिस वाला गलत नहीं होता और हर पुलिस वाले की नीयत भी गलत नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी क्राइम की कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अब आपके कमेंट्स के जवाब आज मैं ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों, मेरे पास जो सबसे पहला कमेंट आया है वो राहुल जी का, और उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट लाइक मैम, और सभी रिश्ते आजकल ख़त्म होते चले जा रहे हैं। जब लोगों को पता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो इसके बाद लोग इस बात को समझ क्यों नहीं जाते। राहुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि जब अंधेरों का पर्दा इंसान की आंखों के आगे घिरता है ना, तो इंसान सही और गलत सोचने के लिए बिल्कुल लाचार हो जाता है, सोचना ही नहीं चाहता है कि इसका अंजाम क्या होगा। और यही इस कहानी में भी हुआ। तो तहे दिल से धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं काफ़ी टाइम के बाद कमेंट कर रही हूँ और काफ़ी टाइम के बाद, अभी ये जो रेगुलर नहीं हो रहे थे वीडियो, लेकिन अब मेरा कोशिश यही है कि वीडियो जो है वो रेगुलर होंगे। तो थैंक यू वेरी मच राहुल जी। इसके साथ ही मेरे पास अगला कमेंट आया है सुषमा साहा का। एज यूजुअल शी इज़ अ रेगुलर व्यूअर, और सबसे बड़ी बात है कि फैमिली की इम्पोर्टेंट मेंबर हैं ये। और इन्होंने लिखा है कि धन अर्जित करने का तरीका सही नहीं है और गलत कार्यों से धन अर्जित करना सही नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी सही बात है कि कभी भी गलत कामों से अगर धन अर्जित कर भी लिया जाए तो वो टिकता नहीं है ज़्यादा दिन, और इसलिए ये समझने वाली बात है कि गलत तरीक़ों से कभी भी पैसा जमा नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सुषमा जी, एज यूजुअल आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस परिवार के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही अगला जो कमेंट है वो नेहा राज जी का है, और इन्होंने वीडियो को लाइक किया है। तो थैंक यू नेहा जी, आप वीडियो को लाइक करने के लिए। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सहयोग करते रहें। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।